नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी 72वीं और एईडीओ को ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। इसे आप लोग ध्यान से देखें, यह आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी राजस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें 500 गांवों के पात्र परिवारों को 1 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यह इसका सही आंसर राजस्थान होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, केरल शास्त्र पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? केरल शास्त्र पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए एस सोमनाथ, बी भुवनेश्वरी, सी एस के सानू और डी डॉक्टर टी के जयशंकर। तो इसका सही आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और यह पुरस्कार केरल के मूल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, यानी केरल के जो मूलवासी हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो एस सोमनाथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और यह केरल के भी मूल निवासी हैं, इसलिए इन्हें 2023 का केरल शास्त्र पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है ऑपरेशन महादेव, पहलगाम आतंकी हमले के पाकिस्तानी आतंकवादियों को मर जाना। दूसरा है ऑपरेशन शिवा, यह अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा से संबंधित है। तीसरा ऑपरेशन कालनेमी, यह उत्तराखंड में साधु संतों के भेष में ठगी करने वालों की धरपकड़ से संबंधित है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें इसके कूट में दिया गया है, ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी सभी तीनों सही है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा, सभी तीनों ऑप्शन सही है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि ऑपरेशन महादेव पहलगाम आतंकी हमलों से संबंधित है और पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें निर्दोष लोगों को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था। बाद में इसके खिलाफ सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था। उसी प्रकार ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है और ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में साधु संतों के भेष में ठगी करने वालों की धरपकड़ से संबंधित है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम की योजना प्रारंभ करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं? इसका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड और डी केरल। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रवासी बंगालियों को बंगाल में वापस लौटने पर उन्हें 1 साल तक प्रति माह 5,000 रुपया सहायता के रूप में दिया जाता है। और यह इसलिए तब तक दिया जाएगा जब तक कि उनको कोई रोजगार नहीं मिल जाता है। तो यह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया योजना है और इसमें जो भी बंगाली बाहर राज्यों में काम करने जाते हैं तो वह जब अपने राज्य में वापस लौटते हैं तो सरकार के द्वारा प्रति माह 5,000 रुपया सहायता दिया जाता है और यह 1 साल के लिए तक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने लगेगा। दूसरा है, यूरो अपनाने वाले देशों की संख्या 21 हो जाएगी। तीसरा है, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। उपयुक्त में से सही कथन कौन है? ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 3 और डी 1, 2, 3 एवं सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी होगा। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपना लिया है और इस प्रकार से यूरो अपनाने वाले देशों की संख्या 21 हो गई है। हालांकि बुल्गारिया 1 जनवरी 2007 से ही यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन यूरो मुद्रा को यह 1 जनवरी 2026 से अपनाया है और यूरो अपनाने वाले देशों की अब कुल संख्या 21 हो गई है। लेकिन तीसरा, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है, यह सही नहीं है, क्योंकि यूरोपीय संघ में कुल देशों की संख्या 27 है, लेकिन यूरो अपनाने वाले अभी वर्तमान में कुल देशों की संख्या 21 ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र कहाँ चालू हो गया है? भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र कहाँ चालू हो गया है? और इसका ऑप्शन है, ए गोरखपुर, बी लुधियाना पंजाब, सी कांडला गुजरात और डी देहरादून उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है सी कांडला गुजरात। कांडला गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह में यह चालू किया गया है और यह 1 मेगावाट का विद्युत संयंत्र है। तो इसे कांडला गुजरात में शुरू किया गया है। चलिए, आज अगला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहे बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है, ए सार्वजनिक परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण,
बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य, सी अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य से बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 संबंधित है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और इसी प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों की आर्थिक स्थिति के मजबूती के लिए किस राज्य में लागू किया गया है। इसमें कुछ मिस प्रिंट हुए हैं। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों के, यहाँ किसानों की हो जाएगा, किसानों के आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए किस राज्य में लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर बी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर बी है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस दिन को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए 12 जून, बी 12 जुलाई, सी 12 अगस्त और डी 12 सितंबर। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 12 सितंबर। तो बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में इसका सही आंसर ए हो जाएगा 12 जून। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जून। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में फसल अवशेष जलाने से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह साइंस ऑफ टोटल इन्वायरमेंट के द्वारा अध्ययन किया गया है कि फसल अवशेष जो हम लोग जलाते हैं तो उसका जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है फसल अवशेष जलाने से मकड़ियाँ और मेढक जैसे प्राकृतिक शिकारी जलने के बाद कम हो जाते हैं। दूसरा है जैव विविधता के इस कमी से हानिकारक कीटों के प्रकोप को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, एक एवं बी दोनों। तो फसल अवशेष जलाने से मकड़ियाँ मेढक जैसे प्राकृतिक शिकारी की संख्या कम हो जाता है और जैव विविधता की इस कमी से हानिकारक कीटों का प्रकोप बढ़ता है और उस कीटों को कम करने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण उनको अधिक लागत आता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसका ऑप्शन ए है सुंदरबन बाघ अभयारण्य, बी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, सी मानस अभयारण्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सुंदरबन बाघ अभयारण्य है। सुंदरबन बाघ अभयारण्य। सुंदरबन बाघ अभयारण्य जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह पहले 7वां नंबर पर था, लेकिन 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने सुंदरबन बाघ अभयारण्य के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इसके कारण यह 7वां नंबर से दूसरे स्थान पर आ गया है। यदि इसी में से क्वेश्चन पूछे कि पहला स्थान किसका है, तो इसमें पहला स्थान नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व का है। तो बाघ अभयारण्य में सबसे बड़ा नागार्जुन सागर सैलम, और दूसरा नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन बाघ अभयारण्य, क्योंकि यह दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO के द्वारा 8 अगस्त 2025 को किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए गिनी, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केनिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि WHO के द्वारा किसे निद्रा रोग से 2025 में मुक्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी केनिया। केनिया को निद्रा रोग से मुक्त किया गया है और यह निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा नामक परजीवी के कारण होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक परजीवी के कारण यह बीमारी फैलता है और केनिया को 8 अगस्त 2025 को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसे भी ध्यान से देखेंगे। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसमें कहा जा रहा है कि देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक की स्थापना कहाँ किया गया है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, इसका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में पशु स्टेम सेल बायो बैंक की स्थापना किया गया है और यह देश का पहला पशु स्टेम सेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा कब तक पूर्णतः भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है? इसरो के द्वारा कब तक पूर्णतः भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 2028, बी 2035, सी 2040 और डी 2050। तो इसका सही आंसर है 2035। इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक अपना भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देना है और यह ISS की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन के तर्ज पर ही बनाया जाएगा। हालांकि इसका पहला मॉड्यूल 2028 में ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 2035 तक तैयार कर लिया जाएगा। और इसरो का अगला लक्ष्य है 2040 में चंद्रमा पर मानव युक्त अभियान को भेजना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कब तक पूर्ण रूप से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2035। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 के आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीयों को दिया गया है? ऑप्शन है ए ऋषभ पंत, बी शुभमन गिल, सी भुवनेश्वर कुमार और डी विराट कोहली। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी क्रिकेट परिषद का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया है। और इन्हें ये 4 बार आईसीसी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शुभमन गिल। अगला प्रश्न है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच किसे बनाया गया है? भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच किसे बनाया गया है? और इसका ऑप्शन है ए खालिद जमील, बी मानोलो मार्क्वेज, सी इगोर स्टीमक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा खालिद जमील। खालिद जमील को 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इससे पहले मानोलो मार्क्वेज मुख्य कोच थे, लेकिन 2024 में फुटबॉल टीम के खराब प्रदर्शन के कारण वो इस पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसके कारण खालिद जमील को नया मुख्य कोच बनाया गया है। मानोलो मार्क्वेज के पहले इगोर स्टीमक मुख्य कोच थे, लेकिन इन्हें 2024 में बर्खास्त कर दिया गया था और मानोलो मार्क्वेज को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर खालिद जमील ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, खालिद जमील। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है बिम्स्टेक के पहले संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिम्स्टेक के पहले संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, बांग्लादेश, श्रीलंका और डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर ए नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया गया था और इसमें बिम्स्टेक के और भी सदस्य देश के संगीतकार भाग लिए थे। वर्तमान में बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, भूटान इत्यादि देश इसमें शामिल है। तो इसका पहला संगीत महोत्सव का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत तथा श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन ए विशाखापट्टनम,
बी गुजरात, सी कोलंबो और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोलंबो। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबो, सी। तो 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ था और यह 12वां नौसैनिक अभ्यास था जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसका 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 2025 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोलंबो। अगला प्रश्न है, रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए मालगाड़ी है, बी सवारी गाड़ी है, सी पनडुब्बी है या यह एरोप्लेन है। तो यह क्या है? तो रुद्रास्त्र एक मालगाड़ी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मालगाड़ी। यह मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 354 वैगन लगाए गए हैं और इसको खींचने के लिए 7 इंजन का प्रयोग किया गया है। तो यह एक क्या है, रुद्रास्त्र क्या है? तो यह एक मालगाड़ी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि सबसे लंबा रेलगाड़ी है, 4.5 किलोमीटर लंबा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कोपा अमेरिका कप 2025 किसने जीता है? इसका ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी कोलंबिया, सी कनाडा और डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर ब्राज़ील ए हो जाएगा। ब्राज़ील फाइनल में कोलंबिया को हराकर यह महिलाओं का कोपा अमेरिका कप पर कब्जा जमाया था। तो इसको ए ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, भारत से आयातों पर अमेरिका ने कितने प्रतिशत शुल्क आरोपित किया है? इसका ऑप्शन है ए 25%, बी 50%, सी 40% और डी 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%, बी 50%। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं सभी देशों पर टैरिफ बार लगाते जा रहे हैं। उसमें भारत पर भी टैरिफ यानी शुल्क लगाए हैं और यह शुल्क 50% लगाया गया है। ये भारत से जो भी वस्तु अमेरिका में आयात किया जाएगा उस पर 50% का शुल्क लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी कजाकिस्तान और डी रूस। तो इस शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चीन। तो इसका शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन ध्यान रखेंगे कि यह चीन में आयोजित किया गया है और इससे संबंधित और भी फैक्ट को ध्यान रखेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था और 2001 में सदस्यों की संख्या 6 थे, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान
इत्यादि उज्बेकिस्तान इत्यादि देश शामिल थे, लेकिन बाद में 2017 में पाकिस्तान और भारत को शामिल किया गया। उसके बाद 2023 में ईरान को शामिल किया गया तथा इसका अंतिम सदस्य देश बेलारूस को 2024 में शामिल किया गया था। तो एससीओ संगठन में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है और इसका 25वां शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है, इसमें भारत का स्थान 115वां है। दूसरा है पहला स्थान आइसलैंड का है। तीसरा है इसमें कुल देशों की संख्या 163 है, यानी 163 देशों पर यह इंडेक्स निकाला गया है। और चौथा है इसमें अंतिम स्थान रूस का है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2009 से प्रति वर्ष निकाला जाता है और यह सिडनी के एक संस्था है, संगठन इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। उस संगठन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसी के द्वारा 2009 से प्रति वर्ष पीस इंडेक्स निकाला जाता है। तो 2025 के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सभी कथन सही है। इसमें इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान 115वां है, ये भी सही है। इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है और यह इंडेक्स 163 देशों, इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। और इसमें सबसे अंतिम स्थान यानी 163वां स्थान रूस का है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सभी। और यह किस संगठन के द्वारा निकाला जाता है, ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा निकाला जाता है, जो सिडनी में स्थित है। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निसार उपग्रह के बारे में क्या सही है। निसार एक उपग्रह है, तो कैसा उपग्रह है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है इसे नासा तथा इसरो के सहयोग से निर्मित किया गया है। दूसरा है इसे GSLV S16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है और कूट में दिया हुआ है केवल A में केवल 1, B केवल 2, C दोनों और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निसार उपग्रह जो है यह नासा और इसरो के सहयोग से ही बनाया गया है और इसे GSLV S16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका सही आंसर C हो जाएगा। तो इससे संबंधित के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है वह BPSC 72वीं को ख्याल में रखकर बनाया गया है। आप लोग इसके सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे।